तो आज के आपके करंट अफेयर्स 24 जून 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है गवर्नमेंट की स्कीम जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में आ रही है, तो इसे कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांसेस जरूर है क्योंकि सेंटर की सरकार के इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम कंसंट्रेशन हुई हुई है और सेंटर की सरकार लगातार स्टेट्स को इसे ज्वाइन करने को बोल रही है। वो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। देखो इस टाइम क्या होता है कि जिसे भी राशन कार्ड अलॉट किया जाता है, जो आपकी राशन की दुकानें होती हैं, जैसे डिपू बोला जाता है कई जगहों पे, ठीक है, वहां पे अगर किसी को जब राशन लेना होता है तो ज्यादातर देखो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, राशन सबको इश्यू होता था तो राशन कार्ड सबके पास ही होते थे। अब लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिर्फ जो जरूरतमंद है सिर्फ उन्हें राशन प्रोवाइड हो और सरकार के रिसोर्सेज बच सके। इस कारण एक तरह से जो अंडर प्रिविलेज्ड है उन्हें राशन कार्ड मिल रहा है, ज्यादातर उन्हें मिल रहा है। तो अब जहां भी उनका रेजिडेंस होता है ना, उसके मुताबिक उन्हें अपने नियरेस्ट जगह का डिपो वैसे अलॉट कर दिया जाता था कि आपको यहां से राशन मिल जाएगा। पर अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई लेबरर है, कोई वर्कर है, उसे तो शायद किसी और स्टेट भी ट्रैवल करना पड़े, वो तो कहीं और भी चला जाए, शायद उसकी फैमिली कहीं और मूव कर जाए, तो अब उसका डिपो तो वही पुराना रह गया। तो अब जो नया सिस्टम है, देखो अब जो इंटरनेट और हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हम एक राशन कार्ड को वेरीफाई करके एक पर्सन को जहां राशन चाहिए वहां उसे इशू कर दें। लेट्स सपोज अगर मैंने किसी का डिजिटल कार्ड बना दिया है और वो किसी भी राशन कार्ड पे वहां पे यूज हुआ, तो कंप्यूटर में एंट्री चलेगी ना कि इसे राशन कार्ड यहां अलॉट हो गया। वो सेम पर्सन अगर कहीं और जाके कार्ड यूज करने की कोशिश करेगा, वहां पे कंप्यूटर पहले दिखा देगा कि तुम राशन ले चुके हो यहां से इस डेट को इतने बजे। तो ऑब्वियसली यहां पे ये नहीं हो रहा कि तुम फ्रॉड कर पाओगे कि हर जगह से राशन उठा लिया, पर हम उन्हें बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो जहां मर्जी चले जाएं, उन्हें हमेशा ये जो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से कि खाना सबसे बेसिक नीड है, खाना वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम राशन कार्ड्स को अब चेंज करके डिजिटल कार्ड्स एक तरह से बना रहे हैं और जितने भी आपके ये जो राशन शॉप्स हैं वहां पे आपकी जैसे अब तुम्हारी वो होती नहीं कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनें, उस टाइप की मशीन से लगाई जा रही है ताकि आपके राशन कार्ड भी अब विद चिप आने लग जाएंगे, तो वो वहां पे स्वाइप हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी कि ये बंदा यहाँ पे इस दिन इतना राशन लेके गया। तो इससे कोई भी पर्सन, कोई भी माइग्रेंट, कोई भी लेबरर इंडिया में कहीं पे भी राशन ले रहा है तो उसके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे आराम से उसकी ये बेसिक नीड मिल सकती है। तो ये जो स्कीम है, जो सरकार की राशन की दुकानें होती है किसी में भी चल पड़ेगा, ठीक है, सब सारी जगहों पे वो मशीनें लगाई जाएगी तो तुम जहां मर्जी से ले लो, वो मर्जी है उसके बाद, ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है ये तुम्हारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर एक तरह से लागू की जा रही है, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बनाया गया था जिसके अंडर ऑलमोस्ट इंडिया की 60% आबादी को दाल, आटा और चावल सप्लाई किए जाते हैं बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पे। ऐसा नहीं होता कि राशन की दुकानों पे खाना फ्री मिलता है, हाईली सब्सिडाइज होता है। जैसे तुमने वो स्कीम सुनी होगी दाल आटा स्कीम, जो ऐसे होती है 2 रुपए की दाल, 3 रुपए का आटा, 5 रुपए के चावल, इस रेट के ऊपर। तो 5 रुपए पर केजी अपने आप कोई भी एक लेबरर होगा, लेट्स सपोज वो दिन के 500 रुपए भी कमा रहा है, ठीक है, अगर वो 1 किलो आटा 5 रुपए में खरीद पा रहा है, चलो 5 ही लगा दो अभी के लिए, तो 5 भी उसके लिए मतलब सेविंग तो काफी ज्यादा तुमने तब भी करवा दी ना, उसके ऊपर खाने का बर्डन तो तुमने एक तरह से खत्म कर दिया ना। तुमने उससे मिनिमम चार्जेस ये चार्जेस भी क्यों लिए जाते हैं, मतलब ये 5 रुपए से सरकार को मिलता कुछ नहीं है, पर ये लोगों को एक तरह से ये बताने के लिए है कि खाना वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर तुम कभी भी जेब से कुछ पैसे खर्चोगे तुम वेस्टेज नहीं चाहोगे। अगर नहीं खर्चे जेब से, अगर फ्री की कोई चीज मिल रही है तो लोगों को लगता है वेस्ट कर दो। तो ये सिर्फ उसके लिए 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए जैसे रेट रखे, पर अपने आप में तो अफोर्डेबल ही है।
ठीक है। तो ये आपकी जितनी भी ये आपकी फेयर प्राइस शॉप जिन्हें राशन शॉप कहते हैं, इंडिया में कहीं पे भी कोई भी जाके यूज करेगा अपने बायोमेट्रिक और आधार से वेरीफाई करके कि वही पर्सन है, अपना कार्ड स्वाइप करे और वो राशन ले सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें यही पीओएस मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन्स होती हैं कार्ड, वो यूज की जाएंगी और उसके थ्रू ये सब कुछ होगा। ठीक है, फैमिली में जरूरी नहीं है कि सिर्फ हेड ही राशन विड्रॉ करवा सकता है। जो राशन की लिमिट है, लेट्स सपोज एक फैमिली में 5 लोग थे, पांचों इंडिया के अलग अलग कोने में है, हर फैमिली का कोटा है कि तुम्हें महीने में इतने केजी मिलना ही मिलना है, तो वो अपने अपने मुताबिक उतना उतना भी विड्रॉ करवा सकते हैं, पर तुम्हारा जो मंथली लिमिट है वो उतनी बनी रहे। आधार या राशन कार्ड, मतलब तुम आधार तुम्हें साथ लेके जाना पड़ता है, आधार वेरीफाई होता है बायोमेट्रिक से कि तुम ही हो। अगर लेट्स सपोज तुम्हें राशन कार्ड जारी हुआ था, तुम्हारा राशन कार्ड कोई और ले गया चोरी करके, फिर तो वो निकलवाता रहेगा। राशन कार्ड यही तो है कि डिजिटली तुम राशन कार्ड का ऊपर नंबर दिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, नंबर शेयर करके रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे ज्यादातर स्टेट्स अप्लाई करने लग गई हैं कि तुम हाँ नंबर शेयर करोगे, उसके बाद आधार से वेरीफाई होगा और उसके बाद तुम्हें राशन जारी होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि यही पर्सन आया है। राशन कार्ड तो तुम्हारा कोई भी चोरी करके ले जाए। ठीक है, तो इसके कारण वेरीफाई करना जरूरी है, तो इसलिए आधार वेरिफिकेशन रखी हुई है। ठीक है, आधार ने ये वेरिफिकेशन के काम तो आसान कर ही दिए हैं। जैसे किसी जमाने में अगर मोबाइल फोन या के सिम लेने होते थे, पूरा पीछे चिट्ठा फिल करना पड़ता था, सारा पेपर फिल करते थे। हाँ हाँ चलो ब्लैक में मिलते थे, पर वैसे फिल वो किसी और के पेपर जोड़ देते थे ना, पेपर तो कोई ना कोई जोड़ने ही पड़ते थे। तो अब सिर्फ वहां जाओगे, मशीन पे वो अंगूठा लगाएंगे और तुम्हें सिम जारी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली बनाई गई है जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपकी आर्म्ड फोर्सेस को। ठीक है, तो BRO की जिम्मेदारी है कि जितने भी बॉर्डर एंड कनेक्टिविटी है ना, उसे मेंटेन करना। जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर होगी, फिर आपके चाइना के साथ होगी, बांग्लादेश के साथ होगी और म्यांमार के साथ होगी। यहाँ पे जितनी भी एंड तक बॉर्डर्स पहुंचानी है, कोई भी रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए ब्रिजेस, मतलब अपने आप में रेलवे ट्रैक ही नहीं बिछाते, पर उसके लिए जो ब्रिजेस होते हैं वो ये बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टिविटी, ताकि कभी भी आर्म्ड फोर्सेस को मूवमेंट करनी पड़े तो जल्द से जल्द यहाँ पे मूवमेंट कर पाए। क्योंकि अगर तुम्हारी सड़कें अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो अपने आप ही तुम्हारी पूरी डिफेंस पॉलिसी पे फर्क पड़ता है। चाइना बहुत सालों से ये ना कुछ साल पहले ही, मतलब BRO ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है। ठीक है, यहाँ ईयर नहीं लिखा हो, पर ये सिंस इंडिपेंडेंस के कुछ, ये चाइना चाइना वॉर के बाद बनाई गई थी, 62 के बाद बनाई गई थी। पर तब भी इंडिया ने कभी इतना फोकस नहीं किया अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। चाइना वॉर के बाद ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डर बैठ गया था, मतलब होना उल्टा असर चाहिए था पर हुआ कोई और ही असर। असर ये होने लगा कि अगर हम सड़कें बना देते हैं, ब्रिजेस बना देते हैं, रेलवे ट्रैक्स बना देते हैं, तो कल ऐसा ना हो कि चाइनीज सोल्जर घुस के हमारी सड़कें यूज करके और अंदर तक आ जाए। तो हमने पॉलिसी ये बना ली थी कि हम बनाएंगे ही नहीं सड़कें। पर चाइना अपनी साइड पे रेलवे ट्रैक्स भी बना गया, सड़कें भी बना गया, प्रॉपर ब्रिजेस भी बना गया, हर चीज बना गया 1960, हाँ मतलब चाइनीज वॉर के आसपास में याद है बनी थी, उससे पहले बन गई थी। ठीक है, हाँ जी 7 मई 1960।
ठीक है, तो 1960 में, हाँ तो मुझे इतना याद है चाइनीज वॉर के कहीं आसपास हुआ था। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो चाइना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया। अब ये चीज का एहसास हमें 2000s में जाके, जब चाइना हमारे बॉर्डर पे बार बार इंटरफेयर करता रहता है, तब जाके ये एहसास हुआ कि चाइनीज के लिए अपने ट्रूप्स मूव करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनकी तो सड़कें बिल्कुल बॉर्डर तक आ रही हैं। हमारी एक पॉइंट के बाद आर्मी को कच्ची सड़कों पे ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, तो कच्चे रास्तों पे उन्हें ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब जाके ये धीरे धीरे फोर्स दोबारा चेंज हो रही है कि हमें अपना बॉर्डर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। पर वही है कि हम इस चीज में बहुत पीछे हैं, और बिकॉज चाइना हमसे ज्यादा अमीर देश है, तो ज्यादा पैसे लगा रहा है उस चीज पे, ठीक है। सबसे बड़ा चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर रोकने वाली चीज है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो क्या है? हिमालयस। जो हिमालयस हमारे बीच में पड़ जाते हैं, एक्चुअली वही सबसे बड़ा सिक्योरिटी का बैरियर बन जाता है हमारे लिए, मतलब सिक्योरिटी का एडवांटेज बन जाता है कि हम डायरेक्टली वॉर पे इसलिए नहीं जाते, क्योंकि दोनों साइड को हिमालयस के थ्रू मूव करना दोनों को बहुत मुश्किल पड़ेगा। नो डाउट हिमालय के एंड तक तुम सड़कें बना लोगे, हिमालयस के अपनी अपनी साइड तक भी सड़कें बना लोगे, पर बीच वाला अभी भी कुछ एरिया होता है जहां पे किसी ने सड़कें नहीं बनाई होती। और हिमालयस के थ्रू टैंक्स और ये सब को लेके जाना वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किसी भी, ना हम उन्हें इन्वेड करने के चांस रख सकते हैं ना वो, हमें यही बस जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वो जब तक सेटल नहीं हो जाती बॉर्डर्स, तब तक ऐसे दोनों साइड पे सोल्जर शहीद जरूर होते रहे, ठीक है। तो बीआरओ का यही काम है कि आपके सारी की सारी जो जितने भी आपके 19 स्टेट्स के अंदर और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर ऑलमोस्ट ऑपरेट करती है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार जैसे भी है। इसके अलावा इसने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कैरी आउट किए हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में, ठीक है। और इंडिया चाइना बॉर्डर पे आजकल ये ज्यादा काम कर रही है, ठीक है। आपके तभी देखोगे आप आपके ना नॉर्थ ईस्ट में, चाहे असम में भी, असम, मेघालय, ये सारे एरियाज में ना बहुत सारे नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का एक खास रेलिवेंस है, क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल एरिया जहां पे कभी चाइनीज अटैक हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट है। चाइना का इंटरेस्ट ये जम्मू कश्मीर के एरिया में कम है, उनका इंटरेस्ट उस एरिया में ज्यादा है, क्योंकि ये तो वैसे ही बैरन लैंड्स हैं, इनका करेंगे क्या। तो एक्चुअली वो उधर ज्यादा इंटरेस्टेड है। पर वही बात है, इसलिए हमें उस साइड का फिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत रखना पड़ता है कि कभी नॉर्थ ईस्ट की साइड इन्वेजन ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच। पैसेज एक्सरसाइज होता है, ये कोई मतलब फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं होती जो हर साल होती है। पैसेज का मतलब है उनकी नेवी यहां हमारे पास से निकल रही थी, उन्होंने हमारी नेवी को कोऑर्डिनेट किया और उन्हें बोला कि आ जाओ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं 2 दिन की। तो वो हमारे कोस्ट के फिर पास आ गए, और हमारी भी नेवी और एयरफोर्स उन्हें ज्वाइन कर गई, और हम एक फुल वॉर सिनेरियो की तरह बैटल प्रेपरेशन करते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज होती है मिलिट्री की, तुम पूरे साल में बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसे पढ़ोगे अलग अलग देशों के साथ, रशिया के साथ, यूएसए के साथ, यूके, सिंगापुर, चाइना के साथ भी, इवन नेपाल, बहुत सारे देशों के साथ हम एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। इनका काम क्या है? देखो, जब 2 आर्मीज एक साथ मिलकर काम करती है उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन बनती है, ठीक है। तो अगर कभी फ्यूचर सिनेरियो में तुम्हें एक साथ आना पड़ा, एक साथ लड़ना पड़ा, तुम्हें कुछ प्रायर एक्सपीरियंस होगा एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, कुछ सिग्नल्स जो दोनों को आते होंगे, ठीक है, कैसे अटैक्स मैनेज करते हैं, और दूसरे की कुछ टेक्निक्स क्या है, तुम्हारी कुछ टेक्निक्स क्या है, और दोनों को बैलेंस कैसे करना है। इसलिए ये एक्सरसाइजेस बार बार होती रहती हैं। और जैसे इंडिया का आजकल रुख हुआ है, तो हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक्सरसाइजेस ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अलायंस बनती जा रही है चाइना के खिलाफ, ये 4 देशों की, जिसे कहते हैं क्वाड। टैक्टिक्स तो बदल लो, टैक्टिक्स में तुम अपने सीक्रेट्स थोड़ी बताते हो।
टैक्टिक्स में तुम अपने वॉरफेयर के स्किल्स शार्पन करते हो। जैसे कि अगर एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, वो दो डॉग फाइट जरूर करते हैं। एयरफोर्स में पता है डॉग फाइट क्या होती है? एक दूसरे को जो चेस करके मारने की गेम होती है, तो उसमें असली वेपन्स नहीं यूज होते, लेजर्स यूज होती हैं। तो लेजर टैगिंग होती है उनसे कि लेजर स्ट्राइक की या नहीं की, तो उससे दोनों साइड पे सेंसर्स लगे होते हैं। ऐसे ही जब आर्मीज करती हैं, वो भी लेजर टैगिंग या आपकी रबड़ बुलेट से करती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की टैक्टिक्स, टेररिज्म से कैसे डील करना है, एक टीम कभी टेररिस्ट बन जाएगी और दूसरी वो बन जाएगी, फिर दोनों बदल बदल के, और ऐसी कोऑर्डिनेशन स्किल्स। बाकी इन गेम्स में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी और स्पोर्ट्स भी करवाई जाती हैं, फुटबॉल का मैच करवा देंगे, ठीक है, आपकी टग ऑफ वॉर करवा देंगे, वो रस्सी खींचना, ऐसे चीजें करवाते रहेंगे। माउंटेन क्लाइंबिंग होगी, सबसे आसान पुशअप की गेम करवा देंगे, कुछ ना कुछ इससे, जिससे ट्रूप्स आपस में गाने लगवा के डांस करेंगे सारे। ठीक है, सी इन एक्सरसाइजेस का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वॉर ही प्रिपेयर करनी है, तुम्हें फ्रेंडशिप बनानी है एक दूसरे से, ताकि आने वाले टाइम में अगर तुम्हें कोई लड़ना पड़े एक दूसरे के, तुम पहले एक दूसरे के जनरल्स मेजर्स एक दूसरे को जानते हो, सोल्जर्स एक दूसरे को जानते हो, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे की लैंग्वेज और थोड़ी बहुत ही कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो अपने आप तुम उनके साथ लड़ने के लिए ज्यादा बेटर पोजिशन होगे। ठीक है, कभी जरूरत ना ही पड़े पर प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही ये पैसेज एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज एक 2015 से ये करंट अफेयर है, मॉडल टेनेंसी एक्ट। हाँ, ये रिसेंटली भी आया है, क्योंकि फिर से इसे ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ कुछ कुछ टाइम बाद न्यूज में आ जाता है, हर साल एक बार डिस्कशन कर लेती है सरकार, वो सोचती है कि तुम्हारे लिए करंट अफेयर बना दें बस, ठीक है, और फिर ये डेड हो जाता है। ये 2015 से, 2015 में पहली बार आया था, पर 2015 से ये बस हर साल थोड़ा टाइम डिस्कशन में आता है, फिर ये शांत हो जाता है। नहीं, ये एक्ट पास्ड है, पर ये मॉडल एक्ट है। मॉडल एक्ट का क्या मतलब होता है? मॉडल टेनेंसी एक्ट बनना चाहिए। ये मॉडल वर्ड का क्या मतलब है? देखो, मॉडल का मतलब है कि ये हम सिर्फ सैंपल प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्ट बनना कैसे चाहिए। तो अब सेंटर की सरकार, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो मॉडल एक्ट क्यों बना के दे रही है? क्योंकि ये जो टेनेंसी के कानून है ना, ये स्टेट्स के अंडर आते हैं। बेसिकली सेंटर करती क्या है, कई बार सेंटर इनकरेज करने के लिए स्टेट्स को कि तुम ऐसे कानून बनाओ, तो आपकी सेंटर क्या करती है, एक मॉडल एक्ट तैयार कर देती है जिसमें सारे डिटेल्ड प्रोविजन बना देती है। उसके बाद वो हर स्टेट को कहती है कि देखो, ये एक एक्ट है जो हम सोचते हैं अप्लाई होना चाहिए, तुम इसमें से कुछ आइडियाज बोरो करके अपने अपने एक्ट पास करो। तो उसके चलते हुए आपके ये एक्ट इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, पर अभी ये सिर्फ मॉडल एक्ट है। अब इस मॉडल एक्ट में आपके टेनेंट्स और आपके जिन्होंने रेंट पे दिया है, दोनों के पॉइंट्स इसमें कवर। ठीक है, चाहे आप रेंट कर रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, दोनों साइड्स कवर हो जाती है। जैसे कि हाँ जी जयदेव, मतलब अगर तुम चाहो तो पार्लियामेंट से पास करवा दो, चाहे तुम वैसे ही जारी कर दो। ठीक है, मतलब कि चाहे मिनिस्ट्री अपनी तरफ से एक बना के छोड़ दे ये पेपर, किसी ने लेना है तो ले ले, नहीं लेना तो ना ले, क्योंकि अपने आप में इसका कोई वजूद नहीं है। इस एक्ट में कहीं पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। पर ये बनाया क्यों गया है? क्योंकि जैसे 2011 का जब सेंसस हुआ था, उसमें पाया गया कि कम से कम 1 करोड़ घर पूरे इंडिया में ऐसे पड़े हैं जो खाली पड़े हैं, जिनमें कोई नहीं रहता। ठीक है, तो 1 करोड़ लोगों को एक्चुअली, अगर मल्टीपल फ्लोर्स भी हो तो मल्टीपल लोगों को घर मिल सकते हैं इंडिया में। पर ये लोग रेंट पे क्यों नहीं देते, घर खाली क्यों छोड़ के पसंद करते हैं? क्योंकि इन्हें ये है कि कब्जा ना हो जाए। ठीक है, कि बहुत बड़ा डर ये होता है ना कि कब्जा ना हो जाए। तो ये जो एक्ट है वो इसी चीज के प्रोविजन से डील करता है कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाएंगी कि कभी भी कब्जा हो ही ना सके।
क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है वो हमेशा उसी की रहे, ठीक है, और जो पेएबल है रेंट के लिए उसे रेंट देना ही पड़े, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली एक तो कंडीशन ये बना दी जाएगी कि कोई भी वर्बल एग्रीमेंट ना हो, हर चीज रिटर्न में, ठीक है, क्योंकि कल दोनों पार्टीज कहती है मैंने ये बोला मैंने ये बोला, कौन सही है किसे पता। तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट्स पे फोकस किया जाएगा। उसके अलावा इसका ये बेनिफिट है कि देखो अभी आपके ना कुछ टेनेंसी एक्ट हैं कई इलाकों में जहां पे ना रेंट की अपर लिमिट भी फिक्स की हुई है कि इससे ज्यादा तुम रेंट ले नहीं सकते, ठीक है। और इंडिया में बहुत ही कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो आपके मुंबई का वो क्वींस नेकलेस बनता है ना ओशन के साथ में, ऐसे पूरी मेरीन ड्राइव है, ठीक है, वहां पूरा एलीट एरिया है, वो सबसे बेस्ट व्यूज। वहां पे आज भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो महीने का रेंट 500 750 रुपए दे रहे हैं पूरे बड़ी बड़ी दुकानों का, क्योंकि टेनेंसी एक्ट वहां के कहते हैं कि इससे ज्यादा रेंट ले नहीं सकते और खाली तुम करवा नहीं सकते, तो बस पड़े हुए हैं। तो ये जो टेनेंसी एक्ट्स उस टाइम के बने हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा फिर मिसयूज है, ऑब्वियसली किसी की प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा तो उसे वो तो बढ़ ही जाता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स, बेचारे का प्रॉपर्टी टैक्स इतनी प्राइम लोकेशन पे तो बहुत ज्यादा आ रहा होगा, पर रेंट अगले को महीने का 700 750 रुपए आ रहा है, कैसे करेगा। तो इसके कारण ये सारे रेट्स रिवाइज करके मतलब अपर लिमिट एक तरह से हटाई जाएगी, ठीक है। तो दूसरी साइड पे इसका मिसयूज ये हो सकता है कि रेंट्स बहुत ज्यादा स्पाइक अप हो सकते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पाइक अप हो सकते हैं, पर दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ करने के लिए बनाया जा रहा है, दोनों साइड देखी जाएगी। अब इसमें ये सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि ये मॉनेटरी सीलिंग ये लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा आपके ग्रीवियंस रिड्रेसल के स्पेशल रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, किसी भी चाहे आपके टेनेंट को प्रॉब्लम है चाहे जिसने रेंट पे दिया तो उसे प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे जाके अपना कोई भी डिस्प्यूट है वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो सब कुछ इस तरीके से चलेगा, क्लियर है ये सारा का सारा। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है चाइनाज न्यू बॉर्डर यूनिट्स। अब चाइना एक और चीज हमारे बॉर्डर के साथ कर रहा है, वो है कि चाइना उस साइड पे एक स्पेशल अब नए कमांडोज की एक फोर्स जनरेट कर रहा है जो सिर्फ हिमालयन ट्रेन्ड हो, ठीक है। लास्ट ईयर एक तुमने इंडिया की स्पेशल फोर्स के बारे न्यूज में सुना होगा, कौन सी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF, या जिसे क्या कहते हैं 22, कौन सा 22 था ये, एक 22 के नाम से भी से जाना जाता है। एक कुछ इसका और भी नाम था जिससे ये ज्यादा फेमस हुई थी, मैं देख के बता, महेंद्र जी याद है कुछ। किसी और को याद हो, लास्ट ईयर ये किस चीज के नाम के ऊपर आई थी ये, चाइना के किस केस में, हाँ LS एस्टैब्लिशमेंट 22, हाँ हाँ एस्टैब्लिशमेंट 22 इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट ईयर जब चाइना के साथ इश्यू चल रहे थे, बात आई थी कि कौन ज्यादा ऊपर वाली पीक्स पे जाके बैठेगा, उसमें एक रेंज खास आती है कैलाश रेंज,
आपके लद्दाख के एरिया में देखोगे एक माउंटेन रेंज है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज एक पॉइंट पे अब ये खबर ये आई कि आज रात चाइना क्लाइंब करके कैलाश रेंज पे जाके बैठने वाला है। और कैलाश रेंज के ऊपर जाके बैठने, एक तो कैलाश रेंज इंडिया का पार्ट है, तो यानी कि वो और इंडिया के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, कैलाश रेंज इतनी हाइट पे है कि तुम्हें सारी पोस्ट दिख सकती है वहां से। तो ये स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी आपकी स्पेशल फोर्स, फ्रंटियर फोर्स, या जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट 22 कहते हैं, ठीक है। कि तुम्हें वो पीक रातों रात ऑक्यूपाई करनी है। तो कुछ ही घंटों में इन्होंने पीक क्लाइंब करके ये चाइना से पहले ऊपर पहुंच गए थे, ठीक है। तो इससे कैलाश रेंज पे जब होल्ड बैठा हो, चाइना का पोस्चर उसके बाद चेंज हुआ था। चाइना उससे पहले क्या कह रहा था कि हम पीछे जाने वाले ही नहीं है, ठीक है। पर जब कैलाश रेंज पे जाके इंडियन आर्मी बैठ गई, वहां से चाइना की पोस्ट भी सारी अटैक के अंडर है हमारे, और जो उनका मेन सेंटर है वो भी अटैक में है। तो हम कहीं कोई भी जगह पे अटैक लॉन्च कर सकते हैं वहां बैठ के। तो उसके बाद चाइना नेगोशिएशन टेबल पे आया था कि हम वापस पीस चाहते हैं, हम वापस चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। पर चाइना ने इसके बाद रियलाइज किया इस फोर्स जो काफी सालों से, मतलब इंडिया में इसे किसी ने सुना ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो फोर्स क्रिएट हुई थी ना, ये चाइनीज वॉर के बाद क्रिएट हुई थी। और इसे क्रिएट करने के लिए इंडिया की, मतलब आज भी इसकी रिपोर्टिंग एजेंसीज अगर देखोगे, इसकी रिपोर्टिंग एजेंसीज आज भी आईबी और रॉ जैसी हैं। क्योंकि ये जो एजेंसी थी ये आपके इंडिया में आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, और आपकी अमेरिका की CIA, इन्होंने मिलकर ये खड़ी की थी, ठीक है। इसमें जो रिक्रूट्स हैं, देखो आपका तिब्बत का देश था चाइना में, ये जहां पे अब चाइना ने कब्जा किया हुआ है हमारी दूसरी साइड, ये तिब्बत देश अलग देश था ये, जहां से दलाई लामा आते हैं, ठीक है। तो दलाई लामा इंडिया में आके रिफ्यूजी का स्टेटस ले गए, पर पीछे चाइना ने ये तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत के लोग आज भी ज्यादातर चाइना को अथॉरिटी नहीं मानते, और इंडिया के अंदर तिब्बत कम्युनिटी एज अ रिफ्यूजी के तौर पे बहुत सालों से उस टाइम से रहती आ रही है। ये जो तिब्बत की कम्युनिटी है, ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, ये तिब्बत के रिफ्यूजीज से बनी हुई है। तो ये लोग वेल ट्रेन्ड हैं, ये हिमालयाज के एरिया में, मतलब नेचुरली भी ये हमेशा से उस एरिया में रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही यूज टू हैं उस एनवायरनमेंट के। तो ये बहुत ही बेटर तरीके से इन एरियाज को चढ़ भी पाते हैं, वहां पे रह भी पाते हैं, और वहां पे बहुत इजीली एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये फोर्स बनाई ही इसलिए गई थी, CIA भी इसलिए इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि चाइना के अंदर लगातार कोई इंट्रूजन्स करके हम वहां पे तिब्बत में कोई ना कोई गड़बड़े करते रहे, ताकि चाइना कभी भी तिब्बत पे होल्ड ना बना सके। पर जब बाद में USA और चाइना के रिलेशंस ठीक हुए थे, तब USA से पीछे हट गया था, पर ओरिजिनली USA इसी चीज में आगे आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसी मॉडल पे अपनी खुद की फोर्स क्रिएट कर रहा है, मिमांग चिंतौन। चाइना ने एक चीज और रियलाइज की, जब लास्ट ईयर जब विंटर्स आए, ज्यादातर चाइनीज सोल्जर्स ना कई विंटर से मर भी गए, और कईयों को बार बार हाई एल्टीट्यूड से नीचे लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। देखो चाइना की एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि चाइना ने कभी भी एक्टिव वॉर देखी नहीं है। 62 की वॉर आखिरी वॉर है जो चाइना ने लड़ी है, उसके बाद चाइना ने कोई वॉर ही नहीं देखी। पर दूसरी साइड पे यही एडवांटेज इंडियन आर्मी को मिलता है, क्योंकि हम लगातार, पाकिस्तान है हमें बार बार तंग करने के लिए, तो हमें बार बार प्रैक्टिस करवाता रहता है वो, ठीक है। तो उसके कारण हमारा स्किल सेट ज्यादा बेटर है। तो जब अब चाइनीज में क्या हुआ, चाइनीज सोल्जर में ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जैसे कि 2019 में वॉर गेम्स करवा बैठे इंडिया को फिर डराने के लिए कि तिब्बत में वॉर गेम्स करते हैं, फुल लार्ज स्केल रॉकेट्स इधर उधर मारेंगे, सब कुछ करेंगे। 7 दिन का वॉर गेम्स रखी थी,
पर 3 दिन बाद वो वॉर गेम्स बंद करनी पड़ी क्योंकि सोल्जर्स को डिप्रेशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि वॉर गेम्स बंद करो, इन्हें कोई एक्टिविटीज करवाओ, ठीक है, ताकि इनका मोराल फिर से हाई हो जाए। तो ये जो कमजोरियां हैं ये चाइना को दिख रही हैं अपने अंदर। तो चाइना को लास्ट ईयर ये एक और कमजोरी दिखी कि उसके सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए कैपेबल नहीं है। तो चाइना क्या कर रहा है, इसी मॉडल के ऊपर जो तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा किया है, वो तिब्बत के लोकल लोगों को रिक्रूट करके उनकी एक अलग फौज बना रहा है ताकि उन्हें प्लेस कर सके इंडिया के बॉर्डर पे। तो इस तरीके से अब वो, क्योंकि खुद नहीं डील कर सकते, किसी और से करा, वही चीज वो उस तरीके से तैयारी करे। ठीक है, क्लियर है? ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? नहीं? ये थे आपके आज के करंट